बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की। नाज़रीन, आज आपको एक बहुत बड़ी ख़बर से आगाह करूँगा कि ताकतवर हलकों की एक ताकतवर शख्सियत ने मुल्क में हालात नॉर्मल करने के लिए क्या तजवीज़ पेश की है। मुल्क में मनसबे सदारत पर अब किसको फ़ाइज़ किए जाने की ख़बरों पे बात हो रही है। पूरे निज़ाम के सामने जो एक कैदी डट के खड़ा है, उसके मुकाबले के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। शहर इक़्तिदार में 27वीं तरमीम का शोर क्यों उठने लगा है। तौहीन मरियम की सज़ा किन किन को मिल रही है। रजीम चेंज के किरदारों के बाद अब उनके घर वालों को भी किस अंदाज में नवाजा जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। मगर पहले बल्ले का निशान छीनने के फ़ैसले से जिस फस्तायत का आगाज़ हुआ था, नशिस्तें छीन कर उसे बामे अरूज तक पहुंचा दिया गया है। आला अदलिया के जजेस ने ख़ुद ही संगे सफ़ेद से बनी सुप्रीम कोर्ट के माथे पे कालक मल दी है। कालक भी ऐसी जिससे मुल्क के मुस्तकबिल पर तारीकी छा गई है। अफसोस कि जजेस ने जस्टिस मुनीर और काजी फ़ाइज़ के अंजाम से भी कुछ नहीं सीखा। पता नहीं वो कौन से हालात थे कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने चंद माह कबल दिए गए अपने ही फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए उसको तब्दील कर दिया। रियासत की बागडोर जिन हाथों में है वो पूरी कोशिश से ये पैगाम दे रहे हैं इस वक्त नाजरीन कि सर नीचे करके सिर्फ अतात करो और ताकत उनके पास है, वही फ़ैसला करेंगे कि किस को किस तरह और किस तरफ से हाँकना है। हालात की ख़राबी रजीम चेंज से शुरू हुई थी। एक बेहतरीन अंदाज में काम करने वाली हुकूमत को पहले गिराया गया। किस तरह गिराया गया, साजिश कहाँ तैयार हुई, इस बारे में बच्चा बच्चा जानता है। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तफसील से सब कुछ बता दिया हुआ है। वो ख़ुद चूँकि रजीम चेंज के किरदार थे, इसलिए उनकी गवाही सबसे ज़्यादा मोतबर मानी जाती है। रजीम चेंज होते ही रियासत अपने ही इदारों पे हमला आवर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इलेक्शन के वाज़ेह हुक्म के बावजूद तमाम इंतज़ामी इदारों ने इस हुक्म को जूते की नोक पे रखा। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातलाना हमला हुआ मगर उसकी FIR तक दर्ज नहीं की जा सकी, क्योंकि जिस पर कातलाना हमला हुआ था वो FIR में हमले के मुलज़िमों को नामज़द करना चाहता था। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। इसके बावजूद अवाम ने उसी जमात को तारीख़ का सबसे बड़ा मैंडेट दिया। फिर रातों रात धांधली नहीं धांधला हुआ और सिर्फ 17 सीटों वाली जमात को बिल्कुल इंतहाई अनोखे अंदाज में बेशर्मी के साथ इक़्तिदार पर ला बिठाया गया। अब अदलिया को घर की लौंडी की तरह इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की नशस्तें लूट के माल की तरह बांटी जा रही हैं। इस वक्त इक़्तिदार शिकस्त खुर्दा सियासतदानों के पास है और ऐसा शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में हुआ हो। नाज़रीन, अदलिया आइन के तहफ़्फ़ुज़ से दस्तबरदार होकर ज़ाती मफादात की असीर हो चुकी है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा ताकतवरों की आलाकार रही है और अब भी इसी राह पर है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इमरान ख़ान के लिए एक तहरीर लिखी है जिसे अगली मुलाकात में भेजना चाहते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आते ही इमरान ख़ान साहब यहाँ मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स की सारी जुडिशरी को फारिग कर दें। कुछ को जुल्म करने पर, कुछ को जुल्म का साथ देने पर और बाकी मांदा को जुल्म पर खामोश रहने के इल्ज़ाम में। बहरहाल अब इस तजवीज़ में किस हद तक जो है वो अफादियत है इसकी, ये आप नाज़रीन ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। तीसरी तरफ नाज़रीन मीडिया अपनी अफादियत जो है वो पूरी तरह खो चुका है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा ताकतवरों की आलाकार रही है और अब भी उसी रास्ते पर है। इस बेहुदा निज़ाम के सामने जेल के सेल में नाज़रीन पड़ा सिर्फ एक ही शख्स खड़ा है
और हर तरह के जुल्म के बावजूद वो किसी भी तरह की हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। ये अब्दी असूल और तारीख़ का सबक है कि वो सिर्फ़ बहादुरों को सुरखरू करती है, बुज़दिलों, मुनाफ़िकों और अपनी कौम को धोखा देने वालों को सिर्फ़ इबरत के तौर पर याद रखा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रोज़े क़यामत अपने दाएं हाथ से आसमान को लपेट देगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं गरूर वाले। फिर अल्लाह अपने हाथ से ज़मीन लपेट देगा और फरमाएगा कि कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं बड़ाई वाले। ये सही मुस्लिम की हदीस है। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों की बंदर बाँट हो गई है। अब 27वीं तरमीम आएगी। शहर इक़्तिदार में क़यासराइयाँ हो रही हैं कि इस तरमीम के ज़रिए अब कोई सरकारी मुलाजिम भी सदर बन सकेगा और साथ ही अपनी मुलाजमत भी जारी रख सकेगा। कहा जा रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर बनने जा रहे हैं और अपनी इस खबर की तस्दीक के लिए कहने वाले साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी जून की मसरूफ़ियत देख लें, शायद अभी से नए ओहदे की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाँ, तो बात नाज़रीन कर रहे थे हम मखसूस नशस्तों के फ़ैसले की। इस शोरा आफाक फ़ैसले के नतीजे में एक खुशनसीब जमात ऐसी भी है जिसने इलेक्शन में सिर्फ 3 नशस्तें हासिल की, मगर इस फ़ैसले के बाद उन्हें 8 मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी। फ़ैसला सुनाने वाले बेंच में नाज़रीन वो जज भी शामिल था जो नवाज़ शरीफ के लिए बायोमेट्रिक लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। वो जज भी शामिल था जिसने सज़ा याफ्ता मियाँ नवाज़ शरीफ को 50 रुपए के स्टैंप पर बैरून मुल्क भेज दिया था। फ़ैसले देने वाले आइनी बेंच में एक ऐसे जज भी शामिल थे जिनके रिमार्क्स औतालापन, बल्कि औतालापन देख कर किसी ने उनके क्लास फेलो सिविल जज से पूछा कि तुम्हारे ये दोस्त आला अदलिया तक कैसे पहुँचे। कहने लगे, जवाब दिया कि ये नाचते बहुत अच्छा है। उनसे हैरान होकर पूछा, यार ये क्या मजाक कर रहे हो, नाचने से जज बनने का क्या ताल्लुक़ है। वो बोले, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए जब वकला तहरीक चली थी वो उनके शहर की बार कौंसिल में आए थे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था, ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे, सबसे अच्छा यही जज नाचा था। इफ्तिखार चौधरी साहब उसके नाच से, उसके डांस से, रक़्स से बहुत मुतासिर हुए थे और जब वो बहाल हुए तो नाचने वाले इन साहब को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। आज वो हाई कोर्ट के जज से तरक्की करते करते बहुत ऊपर चले गए, बहुत ही ऊपर चले गए। नाज़रीन, बात में वज़न था क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऐसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा को चैम्बर से उठाकर सीधा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था। तहरीक इंसाफ को यकीन था कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। कुछ पार्टी रहनुमा अदालत का बाइकाट करना चाहते थे, फिर फ़ैसला हुआ नहीं, लड़कर हारेंगे ताकि इस निज़ाम के जिस्म पर जो चड्डी बची है वो भी उतार दी जाए। कल के फ़ैसले पर तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खुले अल्फाज में कहते हैं कि ये रियासत अब अवामी, आइनी या जमहूरी नहीं रही। हम ज़ख्मी ज़रूर हैं लेकिन इमरान खान के नज़रिए की मरहम हमारे पास मौजूद है। हम अदालतों से नाउमीद हो चुके हैं लेकिन अवाम से हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, जो ख़बर आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि ताकतवर हलकों की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने अपने क्लोज़ कॉरिडोर्स में ये तजवीज़ पेश की है कि जब 27वीं तरमीम भी हो जाएगी, जब सब इदारे फ़तह कर लिए जाएंगे और जब इस निज़ाम पर पूरी तरह से काठी डाल ली जाएगी अगले 1-2 माह के अंदर अंदर, तो उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्टिक्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएंगे जिससे मुल्क में आम माफ़ी का तासुर दिया जा सके और उसमें बड़े बड़े जो जराइम हैं इस सरकार के या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके नज़दीक जो सबसे बड़े जो 2-3 जराइम हैं उनमें भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा। और उस ताकतवर शख्सियत की दलील ये है
कि हमें इस तरह जो बैरूनी मुल्कों की तरफ से दबाव का सामना है वो भी बिल्कुल ज़ीरो किया जा सकेगा। वो असर, वो तासुर जो है, वो दबाव जो है वो बिल्कुल ज़ायल होकर रह जाएगा। अब इस पे आने वाले दिनों में ताकतवर हल्के जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं अभी कहना ये काबिल वक्त है, लेकिन ये जिसने तजवीज़ दी है जिस शख्सियत की तरफ से, वो ख़ुद भी बहुत ताकतवर शख्सियत गिनी जाती है। अच्छा नाज़रीन, हालात तो बहरहाल साजगार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक शख्स है जो इन हालात में डट कर खड़ा है। एक तरफ अंधी ताकत का अंधा इस्तेमाल है, दूसरी तरफ मौसमों की शिद्दत है। सख्त सर्दी में उसके सेल को यकबस्ता हवाओं के हवाले कर दिया जाता है और झुलसाती हुई गर्मी में उसके सेल की बिजली काट के उसके सेल को तंदूर बना दिया जाता है। वहाँ किसी भी इंसान के आसाब एक हफ़्ता तो शायद बहुत ज़्यादा है, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जवाब देने लगते हैं। ये ठीक है कि इमरान खान बहुत ही मजबूत इरादे और आसाब का मालिक है, लेकिन नाज़रीन है तो इंसान ही ना। वो नाकाबिले बर्दाश्त हालात में कैद काट रहा है, सर्वाइव कर रहा है और पूरी जुर्रत और बांकपन के साथ कैद काट रहा है। 72 साल की उम्र में 50 डिग्री की गर्मी में वो सिर्फ अपने नज़रियात के सहारे खड़ा है और कौम के लिए खड़ा है। हर जुल्म का मकसद सिर्फ एक है कि इस कैदी को घुटनों पर लाया जाए, और वो घुटनों पर ही आने के लिए तैयार नहीं है। मगर उस बहादुर ने भी ठान रखी है कि उसे फरियाद करते देखना ताकत के नशे में चूर हुक्मरानों की हसरत ही रहेगी। जब बाहर से किया गया कोई भी जुल्म कारगर नहीं हुआ, तो अब पार्टी के अंदर साजिशों का जाल बिछा दिया गया है। जब ये पता चल गया कि कोई खौफ इमरान खान की खाल में दाखिल ही नहीं होता, तो अब उसकी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं को डराया जाने लगा है, जो इमरान खान के नाम पर हुकूमत कर रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। वो इन्हीं चीज़ों के छिन जाने के खौफ में मुब्तला हैं। अदालत से आने वाले फ़ैसले नहीं, अपने लीडर पर होने वाली सख्तियाँ नहीं। तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो अंदरूनी खलफशार और इंतशार है। उसके कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर्स हैं जो हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं और तलवारें यजीद के लिए उठाते हैं। नाज़रीन, मगर कब तक? अब कारकुन सवाल कर रहे हैं उनसे जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कहानियाँ ना सुनाओ, बताओ इमरान खान की रिहाई के लिए तुमने क्या किया और आइंदा तुम्हारा क्या लाया अमल है। कारकुन अब बातों के फरेब और नज़र के धोखे में आने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान चाहते हैं कि वो अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएँ, मगर 26वीं तरमीम के बाद अदालतें ताकतवरों के सामने सरनगू हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही राह बची है और वो है मज़ाहमत की राह। मगर PTI की इक़्तिदार में बैठी क़यादत जो है वो मज़ाहमत से कनी कतरा रही है। वो कहती है कि अगर मज़ाहमत करनी भी है तो हमें ड्राइंग रूम्स में बैठे रहने दिया जाए। स्टेटस को कि हामी ये रहनुमा अब सिर्फ डील का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को पता है कि वो टेस्ट मैच खेल रहा है, उसके मुखालिफ सिर्फ एक ओवर की प्लानिंग करके काम चला रहे हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, खेल पर कप्तान का ही कंट्रोल होगा और मुकम्मल कंट्रोल होगा। जो हुक्मरान इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात करके आने वालों से ही खौफज़दा हैं, अंदाज़ा करें कि उन पर इमरान खान का कितना खौफ तारी होगा। हुक्मरानों का यही तर्ज़ अमल बता रहा है कि ये बुसीदा निज़ाम अब आखिरी हिचकियाँ ले रहा है। नाज़रीन, अब एक और जो ताकतवर हलकों ने और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर प्लानिंग शुरू की हुई है वो ये है कि PTI के अंदर जो हलके हैं, ख़ास तौर पे PTI KP में इस कदर लड़ाई जो पहले क़यादत में डलवाने की कोशिश की जा रही थी और बहुत हद तक कामयाबी के साथ की गई है, अब ये लड़ाई और इख्तलाफात जो हैं ये PTI KP के अवाम में भी, यानी उनके कारकुनों तक ये लड़ाई पहुंचाई जाए। और इसके लिए जो सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस्तेमाल किया जाएगा गंडापुर के इस्तीफ़े का मुतालबा और उस इस्तीफ़े की मुखालफत।
यानी आवाम को इस बात पे कि पीटीआई के कारकुनों को इस बात पे इख्तलाफ पैदा किया जाएगा, जिसमें बाद अज़ां जो है वो पूरे पाकिस्तान के पीटीआई के कारकुन शामिल होने की उम्मीद ये ज़ाहिर कर रहे हैं ये हल्के जो हैं, कि इस मौजू को मुद्दा बनाकर, इस टॉपिक को बुनियाद बनाकर पीटीआई के अंदर दरारें पैदा की जाए कि जी गंडापुर जो है उसको हटाया जाए या ना हटाया जाए। और ये नाज़रीन, अगर एक दफ़ा बहस शुरू हो गई तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको रोके जाना बहुत मुश्किल है। इसके हक़ में भी दलीलें दी जा सकती हैं, इसकी मुखालफत में भी दलीलें दी जा सकती हैं बहुत सारी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन ज़रा मुहतात अंदाज में। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कश्मकश पर तो बहुत बात होती है, मगर नून लीग के अंदर जो ओहदों के लिए घुमसान का रन पड़ा हुआ है उस पर कम ही बात हुई है। हर तरफ एक आपाधापी है। कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वजारत उज़्मा के लिए बाकायदा तौर पर अपना CV पेश कर दिया है, जिस पर उनका मुखालिफ कैंप भी मुतहर्रिक हो गया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने एक TV चैनल को फरमाइशी इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के हाइब्रिड निज़ाम वाले बयान से मैं इत्तफाक नहीं करता। हाइब्रिड यानी हमें कोई लेकर आया है, यही बात तो अपोजिशन भी कहती है, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं। फिर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जी सियासत में क्लर्क और मिरासी पैदा हो गए हैं जो तरक्की के लिए अफसर की चापलूसी करते हैं। मैं ख्वाजा आसिफ को मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि उनकी उम्र जो है वो मुशावरत से आगे जा चुकी है। पहले तो मुझे लगा, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पहले तो मुझे लगा मैं कोई फेक न्यूज़ सुन रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने, उनका कहना यह था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकाला है, इसलिए हाइब्रिड वाली बात ठीक नहीं है। नाज़रीन, मैं वैसे उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हाइब्रिड होता है 50-50, 50% नून लीग और 50% इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ 50% नून लीग वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए इस निज़ाम को वाकई हाइब्रिड निज़ाम मैं भी कह जाता हूँ, लेकिन फैक्चुअली ये शायद गलत है। अगर देखा जाए तो ये कोई हाइब्रिड हुकूमत नहीं है। ये हाइब्रिड, मैं अगेन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, हाइब्रिड कहते हैं 50-50 को। तो यहाँ पर तो 70-30 भी नहीं है, 80-20 भी नहीं है। इसके बाद नाज़रीन, हनीफ अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बग़ैर उनके जनरल बाजवा से गैर मुरासिम का जिक्र करते हुए कहा कि आप मेरा इशारा समझ जाएँ, हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कल तक ताकतवर लोगों के मरहून मिन्नत थे, अब वो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। जो लोग किसी शख्स की ताकत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, फिर जब वो गिर जाए या कमज़ोर हो जाए तब उसके ख़िलाफ़ बोलें, तो ऐसे लोगों के ज़मीर कहाँ हैं। हनीफ अब्बासी साहब की नाज़रीन इस खुली गुफ्तगू के बाद देखें ख्वाजा साहब कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं। अलबत्ता एक बात साबित हो गई है कि ख्वाजा आसिफ की मौका परस्ती से हर कोई वाकिफ़ है, इसलिए वज़ीर आज़म समेत हर कोई उनसे खाइफ भी है। अच्छा नाज़रीन, फिर वही मौजूदा हाइब्रिड रजीम के लिए जिसने भी आइन से हट कर अपनी खिदमात पेश की हैं, वो अपना हिस्सा भी पूरा वसूल कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने 7 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की है और उनमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अहलिया रुबाब सिकंदर साहिबा को ग्रेड 22 में तरक्की मिल चुकी है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस की रुबाब सिकंदर की तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ख़ुद सिकंदर सुल्तान राजा भी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर बराजमान है। शायद दुनिया में ऐसा कहीं ना होता हो कि एक दिन भी किसी सरकारी अफसर से पूछ लें कि क्या रिटायरमेंट के अगले दिन वो अपने दफ्तर जा सकता है और फिर वो तनख्वाह भी वसूल कर सकता है, फिर वो इक़्तिदार में इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है। अब ये 26वीं तरमीम का शाखसाना है या पता नहीं किसका है कि किस तरह वो अपना ओहदा मुसलसल एंजॉय किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया रुबाब सिकंदर को ऑब्वियसली उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमग़े इम्तियाज़ से भी पहले नवाजा था और अब उनको ग्रेड से भी नवाज दिया है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 29 अरकान को मुअत्तल कर दिया। ये अरकान असम्बली अब असम्बली के 15 सेशंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इन अरकान का कसूर भी बहुत बड़ा था, वाकई वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म था।
उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान इमरान खान की तस्वीर उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की थी। पीटीआई के अरकान सारा टब्बर चोर है के नारे लगाते रहे। फिर उसके बाद उन अरकान ने मज़ीद शान में गुस्ताखी, शाही ख़ानदान की शान में गुस्ताखी ये की इन अरकान ने कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ को सिंगल आउट करके उन्हें चोर की मोनस कहना शुरू कर दिया। ऑडिटर जनरल की पंजाब में 10 खरब के घपलों की रिपोर्ट के बाद नाज़रीन, नून लीगी क़यादत इस तरह के नारों को अब बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने लगी है, बहुत टची हो गई है, बहुत सेंसिटिव हो गई है। यही वजह है कि मरियम नवाज़ के हुक्म पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीटीआई के 29 अरकान को मुअत्तल कर दिया है। उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो इन अरकान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का हुक्म दे सकते थे। बल्कि बैठे बैठे वो इन्हीं को भेज देते, चीफ जस्टिस साहब को, किसी आइनी अदालत के चीफ साहब को भेज देते कि इनको सज़ाए मौत सुना दें जी। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज़ का गुस्सा अपनी जगह ठीक था। वो क्योंकि 1 साल बाद असम्बली में गालबन आई थी और उनके दिल में कई अरमान थे कि पूरा हाउस उठकर उनके लिए दीदा दिल फर्श राह करता, मगर यहाँ वो पहुँची तो तज़हीक आमेज़ नारे लग गए। अब बेहतर यही है कि मरियम नवाज़ साहिबा असम्बली में आया ही ना करें, और वो 1-2 बार और इजलास में आई तो फिर पीटीआई की सारी पार्लिमानी पार्टी मुअत्तल हो जाएगी। और फिर उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी फरमाया कि जनाब, अवाम हमारे इनकलाबी इक़दामात के समरात का इंतज़ार कर रही है। हमने ऐसे ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए हैं, अब मिलने ही वाले हैं उनके समरात, और अवाम शिद्दत के साथ, बेताबी के साथ इन इनकलाबी इक़दामात के समरात का इंतज़ार कर रही है। वैसे मरीम बीबी, मैं आपको आपकी खिदमत में एक अर्ज़ कर दूं कि अवाम यकीन जानिए, हल्फन कह रहा हूँ, कि सिर्फ़ एक चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और वो है आपके जाने का इंतज़ार, और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही। या किसी की रिहाई का इंतज़ार कर रही है, और या किसी के जाने का इंतज़ार कर रही है, और वो आप है। और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, इसीलिए तो उसकी रिहाई नहीं हो रही। मैडम, आपकी ये बात सुन के कि अवाम हमारे इनकलाबी इक़दामात के समरात का इंतज़ार कर रही है, मुझे उस्ताद सलामत अली साहब की एक बात याद आ गई। वो गए दिनों में जब रेडियो पाकिस्तान बहुत सुना जाता था, तो उनका 7 बजे प्रोग्राम होता था उस्ताद सलामत अली मरहूम का, तो क्लासिकी मौसीकी का। उससे पहले कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो कोई और शख्स जो है, कोई और जो फनकार है, वो कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, सितार वगैरह। तो अब वो खान साहब आदमी थे, नींद से बेजार, वो आ गए एक दिन 1 घंटा पहले आ गए। तो वो कोई निकम्मा सा फनकार था, वो सितार बजा रहा था, और उस्ताद सलामत अली साइड पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब 7 बजें और वो अपना प्रोग्राम करके घर वापस जाएं। तो इतनी देर में वो सिर्फ 7 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। तो इतनी देर में कोई बंदा वहाँ से गुज़रा, उन्होंने उस्ताद सलामत अली खान से पूछा कि ये बंदा ये क्या बजा रहा है, जो सितार बजा रहा था उसकी तरफ इशारा करके पूछे कि ये क्या बजा रहा है, यानी इतना बेसुरा बजा रहा है, कहते क्या बजा रहा है। तो उस्ताद सलामत अली घड़ी की तरफ देख के कहने लगे, कुछ नहीं बजा रहा बेटा, ये सिर्फ 7 बजा रहा है। तो बात ये है मैडम वज़ीर आला कि ये अवाम भी सिर्फ 7 बजा रही है, ये सिर्फ आपके जाने का इंतज़ार कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ये आपकी गलत फहमियाँ हैं कि वो समरात का इंतज़ार कर रही है। आपने जो उनके लिए ज़ाफ़रान बीजा हुआ है ना, वो पूरी कौम जानती है। छोड़े इन बातों को। अच्छा नाज़रीन, आखिर में सग़ीर अहमद सग़ीर साहब का एक शेर सुन लें। कुछ सोचना था क्या है, ये क्या बन रहे हैं आप, कुछ सोचना था क्या है, ये क्या बन रहे हैं आप, हैं तो नहीं ज़रा भी जुदा बन रहे हैं आप, हैं तो नहीं ज़रा भी जुदा बन रहे हैं आप। अंजाम रफ्तगां भी ज़रा जहन में रहे, अंजाम रफ्तगां भी ज़रा जहन में रहे, फिर शौक़ से बने जो खुदा बन रहे हैं आप, फिर शौक़ से बने जो खुदा बन रहे हैं आप। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।